गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, टर्मिनेशन एंड ले ऑफ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आज के चर्चा में स्पेशली हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन, ले ऑफ, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स का रिलेशंस, वर्कमैन, इन सब विषयों पर डिटेल में एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है या उनका सवाल है कि ले ऑफ और टर्मिनेशन क्या एक ही है या दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आइए हम लोग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत ले ऑफ और टर्मिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं, यानी रिट्रीचमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन टर्म्स को जानने के पहले, चूंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए एक टर्म जो है वर्क बैन, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि दूसरी जगह जो हम अगर आगे चलकर एम्प्लॉय भी कह दें, लेकिन आप उसको वर्कमैन ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ रहे हैं। अब जो है कि वर्कमैन क्या है, तो वर्कमैन क्या है, इनकी डिफिनेशंस आप खुद स्टडी कर लेंगे। हम यहां सिर्फ एक्सेप्शंस को बताते हैं। वर्कमैन के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है बाकी वो वर्कमैन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो हमारे जो नेवी के सदस्य हैं, आर्मी के सदस्य हैं और एयरफोर्स के हैं, ये वर्कमैन में नहीं आएगा। इसके अलावा पुलिस फोर्सेस, दूसरा तीसरा जो है एम्प्लॉयज, जो मैनेजरियल कैटेगरीज के अंतर्गत आता है, और चौथा सुपरवाइजरी और एडवाइजरी कैपेसिटी के अंतर्गत आता है ऐसे एम्प्लॉय। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर है, उनके 10-12 एम्प्लॉयज है, सबको उन्होंने कहा कि ऑल आर द, उनका नाम दे दिया डिजिग्नेशन मैनेजर। लेकिन किसी का मैनेजर डिजिग्नेशन देने से सिर्फ मैनेजर नहीं होता, बल्कि उसका वर्क देखा जाता है कि वो एक्चुअली वर्क क्या करता है। ये कई सारे कोर्ट केसेस में आया है इस तरह का सिचुएशंस कि सिर्फ किसी का नाम के आगे मैनेजर लगा देने या उसके मैनेजर कह के बुलाने से वो मैनेजर नहीं हो जाता। उसको देखा जाता है कि नेचर ऑफ द वर्क क्या है, वाकई ही वो क्या 10-15-20 आदमी को मैनेज करने का काम करते हैं, या खुद वो ऑपरेटर का काम करते हैं, या कुछ अपने ही कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको जो है ऐसे एम्प्लॉय को वर्कमैन के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब आते हैं कि हमारे जो टर्म है ले ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ले ऑफ। तो ले ऑफ के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी। अगर कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्कमैन को काम में रखने के स्थिति में नहीं है, वो फेलियर है या वो रखना नहीं चाह रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी का एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजन के तहत वह एम्प्लॉयज को कह सकते हैं कि आप अभी काम में मत आइए, आपको कुछ दिन के लिए ले ऑफ रखा जाता है। अब ये जो है कंपनी के मास्टर रोल में जो हमारे वर्कमैन हैं, उनको जब कहा जाएगा कि आपको जो है 10 दिन या 4 दिन या 8 दिन के लिए आपको काम में ले ऑफ रखा गया, अब मत आइए, इसकी भी कुछ विधि, कुछ नियम, रूल रेगुलेशंस है, उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब क्या रूल रेगुलेशन है? सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई आप जो है कल से काम में मत आइए, अभी 3-4 दिन जो है हमारे काम नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हो सकता है कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं हो। फॉर द एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि आपके पावर जनरेट कंपनी है, उनके कोल की जरूरत है, कोल सप्लाई नहीं हो रहा है। तो कोल सप्लाई नहीं हो रहा है तो कोल नहीं होगा,
तो डेफिनेटली वो प्लांट नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 सप्ताह के बाद हमारा कोल की आपूर्ति जो हो जाएंगे, तब आप फिर काम में लग जाएंगे। तो ऐसे रीजन जो है, वैलिड रीजन होने की स्थिति में उस वर्कमैन को ले ऑफ दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि कि वो जिसको ले ऑफ दिया जाता है 3 दिन 4 दिन ऐसे कोई शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उनको ये भी बताना होगा कि ठीक है, आप आइए और हमारी फैक्ट्री में आके अटेंडेंस करके जाइए। हमारे कंपनी में आप जो एम्प्लॉय हैं, तो इस कंपनी को ये भी बताना पड़ेगा कि उसको कब आना है, किस समय पे आना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और वो अटेंडेंस करके चला जाना है। अगर मान लिया जाए कि ले ऑफ थोड़ा लंबा चल रहा है, 10 दिन 15 दिन, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक महाराष्ट्र में कोई काम कर रहे हैं वर्कमैन, लेकिन उसका घर जो है वेस्ट बंगाल है। अब 15 दिन ले ऑफ हो गया, 15 दिन के बाद तो और भी लंबा चल सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो चाह रहा है कि हम अपने पश्चिम बंगाल चले जाए। तो ऐसे सिचुएशंस में उनको जाने की इजाजत दिया जा सकता है, और फिर दोबारा जब आने के लिए वो दोबारा जब ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए एक मिनिमम पीरियड जो है उनको अलाउड किया जाएगा, क्योंकि वो दूर से आकर दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए उनको 3 वीक टाइम्स दिया जाएगा। अब आते हैं हमारे क्या कहते हैं, इस संदर्भ में मास्टर रोल होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। उनकी जो जहाँ के वर्कमैन हैं और फैक्ट्री, उनकी डिस्टेंस को ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ले ऑफ है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसके प्रेजेंस लिया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि अगर ले ऑफ होता है, तो ऐसी स्थिति में उनको कंपनसेशंस क्या दिया जाएगा। उसका कंपनसेशंस है कि अगर ले ऑफ बिलो द 45 डेज है, तो 45 डेज का 50%, मान लीजिए 15 दिन ही ले ऑफ हुआ है, तो 15 दिन का आप जो भी बेसिक प्लस डीए है, उस बेसिक प्लस डीए का 50% उनको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपका ले ऑफ 60 डेज हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको 45 डेज का 50% बेसिक प्लस डीए आपको कंपनसेशन मिलेगा। ये था हमारे ले ऑफ की बात। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो टर्म्स जो है, रिट्रिचमेंट। रिट्रिचमेंट मतलब छंटनी। कंपनी एक ऐसे विकट स्थिति में है, अब कंपनी जो है एम्प्लॉयज को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते, उनके पास उस तरह का कैपेसिटी नहीं है, वो परमानेंटली रिट्रिच करना चाहता है, जिसको हम लोग टर्मिनेशन कहते हैं, फायर करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के प्रोविजन के तहत रिट्रिच कर सकते हैं। अब यहाँ रिट्रिचमेंट में क्या क्या नहीं है, एक्सेप्शंस है, वो पहले जान लेते हैं, बाकी जो है अपने आप में आसान हो जाएगा। नंबर 1, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई वर्कमैन खुद रिटायरमेंट होना चाहते हैं, रिटायर लेना चाहते हैं, स्वेच्छा से रिटायर होना चाहते हैं, तो ये हमारे रिट्रिचमेंट के अंतर्गत या टर्मिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा, नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल 3 साल के लिए, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, खुद रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी आपके रिट्रिचमेंट नहीं आएगा। तीसरा, हेल्थ इशू। उनके ऐसे इशू कि वो काम के अब लायक नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, तो हेल्थ इशू की वजह से भी अगर उसको टर्मिनेशन हो रहा है, तो इसको भी हम लोग टर्मिनेशन या रिट्रिचमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नहीं मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस, पनिशमेंट के तहत उनको दिया जाता है, फॉर द एग्जाम्पल कोई हमारे परिसर में, काम क्षेत्र में उन्होंने कोई सेक्सुअल ऑफेंस जो है किया है, या सेक्सुअल हरासमेंट का कोई ऑफेंस किया है, तो इसके लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा और डिसिप्लिनरी कमेटी कोई एक्शन लिया, तो इस एक्शन को भी हम लोग रिट्रिचमेंट के अंतर्गत नहीं लाएंगे। अब जो है रिट्रिचमेंट, फॉर द एग्जाम्पल कि रिट्रिचमेंट की जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए किसी वर्कमैन को रिट्रिच किया गया,
तो जब किसी वर्कमैन को रिट्रीच किया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसको रिट्रीचमेंट कंपनसेशन से दिया जाता है। अब रिट्रीचमेंट कंपनसेशन से जो बनता है, फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए उसको 1 लाख रुपया रिट्रीचमेंट बना, लेकिन वह जो है पहले ले ऑफ का भी वो कंपनसेशन ले चुका है। मान लिया जाए कि वो ले ऑफ का कंपनसेशन 20,000 रुपया ले चुका है, तो ये 20,000 रुपया ले ऑफ कंपनसेशन रिट्रीचमेंट कंपनसेशन के साथ सेटअप होगा। यानी 1 लाख जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो हमारी रिट्रीचमेंट कंपनसेशन बना, उस कंपनसेशन में 20,000 रुपया सेटअप होके 80,000 रुपया ही कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। ये हमारे था आपके जो है रिट्रीचमेंट से रिलेटेड कंपनसेशंस के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के। किसी को अगर हमें रिट्रीच करना है तो सबसे पहले हमारे 1 मंथ का नोटिस देना होगा। हमारी जो है रीजन जो है रिट्रीचमेंट का, ये कई रीजन हो सकता है। जैसे काफी लॉस में बिजनेस चल रहा है, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उनके कई सेटअप है 2, 3, 4, उनमें से किसी के साथ मर्ज कर दे रहा है, और मर्ज करने के बाद उनकी अभी जो 40-50 किसी फैक्ट्री या किसी लोकेशंस के वर्कमैन को अब जरूरत नहीं है, तो ऐसे रीजन को भी वैलिड रीजन माना जाएगा। अभी मान लिया जाए जिस फैक्ट्री या प्लांट में हमें वर्क ऑर्डर मिला था, वो वर्क ऑर्डर अचानक कैंसिल हो गया और वो काम नहीं हो रहा है, आगे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे रीजन्स के लिए भी रिट्रीचमेंट हो सकता है। अब हम लोग देख रहे थे कि रूल्स, तो किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रीचमेंट करने के लिए 1 मंथ प्रायर नोटिस देना होगा। नोटिस में क्लियर डेट ऑफ द टर्मिनेशंस का डेट वो क्लियरिटी होना चाहिए कि आज जैसे मान लीजिए हम 1 फरवरी को नोटिस दिए तो 1 मार्च को उनको रिट्रीचमेंट होना है, ये क्लियर होना चाहिए। और रिट्रीचमेंट कंपनसेशन के रूप में 15 डेज सैलरी उनको मिलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, वो काम कर रहे थे, अभी 10 साल उनके काम बाकी था, तो 10 साल जो काम बाकी था तो 1 साल के लिए 10 दिन का कंपनसेशन, यानी 10 साल का 1 साल के लिए 15 दिन का कंपनसेशन, यानी 10 साल के लिए 150 दिन का सैलरी उनको मिलेगा, ऐसे वर्कमैन को मिलेगा। ये हो गया आपका रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। अब हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 25B, 25BA, 77, 25GA और 25F, इन सारे सेक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा और इसको आपको समझने में और आसान हो जाएगा। स्पेशली सेक्शन 25F क्या है? 25F ये है कि अगर आप रिट्रीचमेंट चला गए कर दिए और आपका जो है आफ्टर 5 मंथ, 6 मंथ्स या 10 मंथ्स आपके स्थिति बेहतर हो गया, आप दोबारा उस फैक्ट्री को या कोई प्रोडक्शन जो आप काम में लगे थे दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और आपके वर्कमैन की जरूरत पड़ रहा है और आप फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में जिसको आप रिट्रीच किए थे उनको दोबारा एक आपको उनको जानकारी देना होगा, क्या आप दोबारा हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो दूसरे को आप रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फैक्ट्री जहां पे 100+ एम्प्लॉयज काम करते हैं उसके लिए और सख्त रूल है, और खास कर कुछ ऐसे स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे 300+ अगर एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनके लिए और सख्त रूल है। सख्त रूल क्या है? इनमें से जैसे आपका फैक्ट्री है या माइंस है या प्लांटेशन है, जैसे मान लीजिए चाय कॉफी इनकी प्लांट जो लगाते हैं, यानी प्लांटेशंस का जो काम होता है, तो फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशंस ऐसे जगह में जहां 100+ एम्प्लॉय काम करते हैं, या कुछ स्टेट में जैसे आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश में 300+ एम्प्लॉय काम करते हैं,
ऐसे स्थिति में आपको और हार्ड एंड फर्स्ट रूल है वो क्या है कि रिट्रीटमेंट करने के पहले आपको अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट लेना होगा। यानी गवर्नमेंट ने कोई भी अगर रिट्रीटमेंट का आप स्टेप उठाने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। और जो नॉर्मली जो हम लोग नोटिस की बात कर रहे थे, प्रायर नोटिस ऑफ द ऑन मंथ, वो नोटिस का टाइम पीरियड जो हो जाएगा 3 मंथ्स, यानी 3 महीना पहले ही आपको नोटिस देना होगा। और इसके अलावा दूसरे कोई ऑर्कमैन जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कोई मैनेजरियल इस तरह का जो बात है, जो ऑर्कमैन कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो फिर उनकी स्थिति में, उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कल के वीडियो में हम लोग कुछ ग्रेच्युटी की भी बात किए थे। अगर आप लंबे समय में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में खासकर जो मिनिमम 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उसके बाद आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेच्युटी का हकदार हो जाएंगे। ग्रेच्युटी 15 डेज पर ईयर्स के रूप में आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो कंपनीज का प्रैक्टिसेस है, जब कंपनी को रिट्रीटमेंट करने की स्थिति में आते हैं तब वो क्या करते हैं कि रिट्रीटमेंट की प्रोसीड्योर को नहीं फॉलो करते हुए उन्होंने एम्प्लॉयज को ही बोलते हैं कि आप दबाव डालते हैं कि आप रिजिग्नेशन दे दीजिए, और आपसे रिजिग्नेशन ले लेता है। ये एकदम रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको अगर कोई ऐसा दबाव बनाया जाता है और आप वाकई ही जेन्युइन है, आप लीगली फाइट कर सकते हैं, आपके पास जो लीगल राइट है इसको ले सकते हैं। आप अपने आप में वो अगर वो सक्षम है तो निश्चित रूप से आप कानून के दरवाजे खटखटा सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी दबाव बना के रिजिग्नेशन लिया जाता है वो सरासर रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके मित्र वकील मित्र नसीम अख्तर, मेरा मोबाइल नंबर 8210282115, मेरा ईमेल आईडी naseemtaslim@gmail.com। किसी भी लीगल मैटर्स की जानकारी के लिए आप हमें प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मेरे टीम से संपर्क कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।